नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी, कैसे हैं सर? जय सिया राम। प्रारब्ध के सभी जी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते। जी दर्शकों, 1971 मेरी पैदाइश 1971 की है और संयोग से उसी महीने में है जिस महीने के कुछ दिनों बाद ही, यानी मेरे जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आप कह सकते हैं कि मेरे सामने जन्मा है, मेरे सामने पैदा हुआ है बांग्लादेश। हमारी ही पीढ़ी के बहुत सारे लोग इस उम्र में बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन जो कुछ भी शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद डीप स्टेट अमेरिका और अपने मालिकानों के तलवे चाटते हुए मोहम्मद यूनुस नाम का एक आदमी, जिसको न जाने क्यों नोबल दिया है, आप समझ सकते हैं क्यों नोबल। अब नोबल की भी कलई इसी बहाने खुल रही कि कैसे मिलते हैं मैग्सेसे, नोबल और इस तरह के दलाली वाले अवार्ड। तो साहब, यूनुस जैसे ही आया उसके बाद बांग्लादेश का तालिबानीकरण हम लगातार देख रहे हैं। शुरुआत हुई हिंदुओं के खिलाफ माहौल से, माहौल के बाद हिंसा, हिंसा के बाद उनके मंदिरों को तोड़ा जाना और बांग्लादेशी हिंदू संत चिन्मया दास, उनकी गिरफ्तारी। वकील जब मजबूती से उनके साथ खड़े हुए तो उसके बाद हालात कट्टरपंथियों ने यह बना दिया। और सोचिए, कचहरी के कट्टरपंथी यानी मौलाना वकीलों ने हाल ये बना दिया कि जब उनके जमानत पर दूसरी सुनवाई हुई तो उन्हें कोई वकील भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जो भी वकील उनके लिए लड़ने जा रहे थे मुकदमा, उन सबको मारा पीटा गया और उनको कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक वकील तो अभी भी आईसीयू में। ये सब हो रहा है। उधर ट्रंप साहब जीते हैं अमेरिका में, उन्होंने एक लंबा चौड़ा हिंदू प्रेम का खत लिखा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, लेकिन यूनुस पर कोई फर्क नहीं। जब मैंने ये कहा, जिक्र किया कि 1971 की पैदाइश मेरी है और मेरे सामने ही बांग्लादेश पैदा हुआ, मेरे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश पैदा हुआ, और किन स्थितियों में पैदा हुआ। 30 लाख लोगों का कत्ल पाकिस्तानियों ने किया, पाकिस्तानी सेना ने किया, और हजारों हजार महिलाओं का बलात्कार किया। उनमें से होशंगाबाद वाला बलात्कार, ऐसे कई बलात्कार के किस्से हैं साहब, गूगल पर खोजिएगा। लेकिन आज जिस उम्र में मैं हूं, उसी उम्र के लोग बांग्लादेश की सड़कों पर अगुवाई कर रहे हैं और इस बात का माहौल बनाया जा रहा है बांग्लादेश में कि 1971 में जो कुछ भी हमें मुक्त करा के भारत ने सहायता की, स्वर्गीय श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो हेल्प करी, यानी भारत ने हेल्प करी एक मुल्क के तौर पर, दरअसल वो भारत की साजिश थी, हमें आजाद नहीं कराया। ये उनका पाकिस्तानी डीएनए बोल रहा, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। वाह साहब, जिसने तुम्हारी माओ का, जिसने तुम्हारी दादियों का, जिसने तुम्हारी नानियों का, जिसने तुम्हारी मौसियों का, चाचियों का कत्ल किया, बलात्कार किया, तुम्हारे बाप दादाओं को मारा, 30 लाख लोगों को मारा, तुम उनकी पैदाइश हो। इसीलिए मैंने कहा ये डीएनए वो है जो पाकिस्तान को अपना अब्बा मानता, पाकिस्तान को अपना बाप मानता है, इंक्लूडिंग मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने हाल में ही कहा था कि उसके चाचा, जब पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो बांग्लादेश जब अलग हुआ, वो गांधी को नहीं चाहते थे, नेहरू को नहीं प्रेम करते थे, गांधी को भी नहीं प्रेम करते थे। कालिख लगा लेनी चाहिए किसको? गांधीवादियों को, सोकाल गांधीवादियों को। जिन्ना प्यारा था मोहम्मद यूनुस को। लेकिन एक असंतोष भी है, भारत की तरफ से एक भारी असंतोष है, और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भारत की सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन लेती। यहां तक कि कुछ लोग इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश से दब रही है। यह सच है कि बांग्लादेश की सीमा 3 तरफ से भारत से घिरी, सिर्फ एक समुद्र का रास्ता है जो समुद्री सीमा है बांग्लादेश की। अगर भारत चाहे तो आज बांग्लादेश भूखों मर जाएगा। अगर ट्रेड से बंद कर दे तो बांग्लादेश का भूखों मर रहता है, उसे चाय नसीब नहीं होगी क्योंकि चाय भारत से मंगाता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल, जिसका कच्चा माल भारत से लेता है, तो वैसे ही खतरे में है और वो भी खत्म हो जाए। अजी, गोश्त नहीं पका पाएगा बांग्लादेश क्योंकि मसाले भी भारत से लेता है। लेकिन उसके बाद भी
बांग्लादेश में इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाए। शुरुआत करते हैं जरा व्यालोक जी से। व्यालोक जी, हम आएंगे कि भारत सरकार क्यों चुप चुप सी दिखाई दे रही है, या क्या उसे करना चाहिए? क्या अब बांग्लादेश को उसी की भाषा में सबक सिखाने की जरूरत है? इससे शुरुआत करते डीएनए की जो बात आपने कही है, उस बात को मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात से जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा है कि जब तक जिन्ना की आत्मा, हालांकि इन लोगों में आत्मा नहीं होती है, लेकिन चूंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वह सनातन के एक संप्रदाय के बड़े गुरु हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से वो बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक जिन्ना की आत्मा रहेगी बांग्लादेशियों के इसमें, तब तक उनका कल्याण नहीं है। और ये बात अगर एक धर्म गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजनेता होने से पहले और बाद में वो सबसे पहले सनातन के एक गुरु हैं। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनके करोड़ों समर्थक हैं, उनके करोड़ों भक्त हैं। तो वह जो भी बात कहते हैं उसकी गूंज बड़ी दूर तक होती है। एक बयान उनका देखा जाना चाहिए, दूसरा बयान देखा जाना चाहिए निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का। आपने जो आंकड़े दिए हैं उसको उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और उन्होंने ये ही कहा है कि बांग्लादेशियों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 1 करोड़ बांग्लादेशी विस्थापित होकर भारत में आए थे, 1 करोड़ साहब, और उनको भारत ने न केवल पाला पोसा, बल्कि उस समय अटल जी जनसंघ के नेता थे, जनसंघ अध्यक्ष थे, और उन्होंने यह प्रस्ताव तक दिया था कि अगर सरकार कहेगी तो हमारे स्वयंसेवक जाएंगे। आरएसएस ने यह प्रस्ताव दिया था, भले ही इंदिरा गांधी ने उस समय नहीं माना, लेकिन जब 1 करोड़ लोग आ गए इस देश में, तो बाकायदा उनके रहने की, खाने की, पुनर्वास की सारी व्यवस्थाएं इस देश ने की हैं। जबकि भारत 1971 में कोई बहुत बड़ी आर्थिक ताकत नहीं था। भारत खुद भी बहुत सारे मसलों पर जूझ रहा था, बहुत सारे फ्रंट्स पर जूझ रहा था, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की आर्थिक, वैदेशिक तमाम घटिया नीतियों का नतीजा था। और तीसरा, सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश में आज जो भी हो रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं। और आपने जैसा कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं, साहब वो पाकिस्तान की तरफ आज से नहीं झुक रहे हैं, और मैं हमेशा की तरह अपना हारमोनियम लेकर वहीं जाऊंगा। इसकी जड़ें उस सो कॉल्ड विचारधारा में है जो केवल और केवल ज़ॉम्बीज बनाती है। ज़ॉम्बीज को इससे मतलब नहीं होता है कि उनको खाने को क्या है, नहीं है, उनका विकास कैसे होगा, उनके आसपास की दुनिया कैसे बदल रही है। उनको केवल और केवल इससे मतलब होता है कि वो ज़ॉम्बीज हैं, और इस्लाम नामक जो राजनैतिक विचारधारा है वह केवल और केवल ज़ॉम्बीज पैदा करती है। इसीलिए आज आप देखिए कि ये मोहम्मद यूनुस, जिसके बारे में आपने विस्तार से बता दिया है कि ये बांग्लादेशी जो सो कॉल्ड, जिनका पाकिस्तान ने जिनकी दादियों का, नानियों का, मौसियों का, चाचियों का बलात्कार किया, अपहरण किया, न जाने कैसे कैसे अत्याचार किए। माफ कीजिएगा दर्शकों श्रोताओं, हम दोनों की ही देख रहे होंगे आप लोग, हालत थोड़ी खराब है, तबीयत खांसी सर्दी से, लेकिन फिर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल, ये ज़ॉम्बीज केवल और केवल उम्मा के नाम पर कुछ भी कर जाएंगे, और यही काम मोहम्मद यूनुस कर रहा है। अब इसमें आपने जिस तरफ इशारा किया है डीप स्टेट की तरफ, अमेरिका, उसमें अमेरिकन डीप स्टेट की क्या भूमिका है, किस तरह से वो लोग, आपने जो वो बार बार जो चिकन नेक दिखाया है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वो जो आप तस्वीर आपने इसके पहले दिखाई है, बार बार तोड़ने की। और अब तो ये बयान एकदम साफ है ना, मतलब शेख हसीना ने बाकायदा ये बयान दिया है कि एक पूरी साजिश है कि नॉर्थ ईस्ट, हमारे जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है, इसको मिलाकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी साजिश चल रही है। तो जहां एक ज़ॉम्बी की बात हो रही थी, वहां 2 ज़ॉम्बीज। और अब तीसरा पॉइंट कि भारत सरकार के लिए
प्रति जो लोग गुस्सा हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहे हैं, तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय और डिप्लोमेसी को समझने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश की यात्रा पर। अब कुछ लोग, कुछ जो विघ्न संतोषी हैं, वो बाकायदा ये कह सकते हैं कि भाई इन सब के बीच जब वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, जब वहां कत्लो गारत मची हुई है, तो इन साहब को वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये अगर जा रहे हैं तो क्या चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मामला नहीं उठेगा? क्या वहां के जिहादी वकीलों ने जो कुछ किया है उसका मुद्दा नहीं उठेगा? क्या वहां जो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज और संपत्ति और जानो माल पर जो खतरा है, क्या उसका मुद्दा नहीं उठेगा? आखिर विक्रम मिस्त्री किन मसलों को और किन मुद्दों को एड्रेस करेंगे? आखिर विक्रम मिस्त्री क्यों जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, और बांग्लादेश खुद ही बर्बाद हो चुका है। आपने कहा ना कि वो न तो खा सकता है न पी सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ से हम पर डिपेंडेंट है। ये भारत की सदाशयता है, भारत की फराख दिली है, भारत का बड़प्पन है कि वह अभी तक इनको बर्बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद बर्बाद हो चुके हैं। आखिर बांग्लादेश को बर्बाद किया क्यों गया? जिहादियों के द्वारा, डीप स्टेट के द्वारा। क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जो आपने टेक्सटाइल की बात की है, भले ही वो कच्चा माल हमसे ले रहे थे, पटसन वगैरह, लेकिन उन तमाम 70% जो विश्व में ट्रेड हो रहा था इस वक्त, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में या तो उत्पादित हो रहा था, क्योंकि उनके यहाँ चीप लेबर था, या जो भी था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। बांग्लादेश में कभी भी भूखमरी पैदा हो सकती है। तो एक भूखमरा दूसरे भूखमरे तुर्किस्तान के पास जा रहा है कि भैया अब चलो, क्योंकि इनके पास केवल और केवल जिहाद नाम का वो लपरझुन्ना है, जिससे ये थोड़ा बहुत कहीं से पैसा ले आते हैं, थोड़ी बहुत भीख मांग लेते हैं कभी कभार। हालांकि पाकिस्तान का तो खुद ये हाल है कि वहां के 3A, आर्मी, अल्लाह और अफगानिस्तान, इन तीनों में आप अफगानिस्तान पर जो देखिए वो हालत आप देख लीजिए। अब मीलों लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है राशन के लिए, आटे के लिए। जब ट्रकें आती हैं तो वो लूट वेलोक जी, लिया जाता है। जी ये तस्वीर देख रहे हैं? जी जब मैंने ये बात कही कि 1971 में बांग्लादेश मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ, मतलब ठीक है, मैं छोटा सा बच्चा था। इस लड़के की उम्र देखिए, ये 1971 जब मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए भारतीय सेना बांग्लादेश में पहुंच चुकी थी, और सड़कों पर ये उतरे लोग भारतीय सेना के इस्तकबाल के लिए खड़े। जरा इस लड़के की उम्र देखिए दर्शकों, और इसके पीछे खड़े ये तमाम, इनकी उम्र देखिए। आज ये किस उम्र में होंगे बांग्लादेश में? आज इनकी उम्र क्या होगी? आज यही सारे हैं, यही वो पीढ़ी है जो दाढ़ी बढ़ा के, या तो इनमें से कोई वकालत कर रहा होगा, यही। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये अपनी अम्मियों, दादियों, नानियों, मौसियों, चाचियों का बलात्कार भूल गए? जी वेलोक जी। ये वही कर रहे हैं। और मैंने जो कहा कि आर्मी, अल्लाह और अमेरिका, ये जो तीन, मेरे मुंह से गलती से दर्शकों माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान निकल गया था, क्योंकि मैं अफगानिस्तान बॉर्डर सोच रहा था इसलिए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में 3A कहे जाते हैं। उसमें से अल्लाह का मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है और वो अभी पाकिस्तान पर कितना दरिया दिल है। अमेरिका ने जब से वो अफगानिस्तान से निकला है तब से पाकिस्तान को बीच सड़क पर छोड़ दिया है। और अगर वेद प्रकाश शर्मा के शब्द उधार लूं तो पाकिस्तान को विधवा की मांग की तरह सूना बना दिया है। और इसीलिए अब पाकिस्तान बार बार ये चाह रहा है कि किसी भी तरह भारत के साथ उसकी बातचीत शुरू हो। और इधर बांग्लादेश के जो जिहादी हैं वो बार बार चाह रहे हैं कि डीप स्टेट उनको पैसा दे, ताकि वो और पाकिस्तान मिलकर डीप स्टेट को ये भरोसा दिला सकें कि वो भारत की जड़ें हिला सकते हैं। अवनीश जी, ये बिल्कुल। फोटो, इसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए।
दर्शकों, ये जो तस्वीर है गहलोत जी, ये 1971 की तस्वीर है। और जिस गांव की ये तस्वीर है, नाम है सुहागपुर। दर्शकों से चाहूंगा कि गूगल करिएगा सुहागपुर नरसंहार। जब एक ही रात में इस गांव के 57 महिलाओं का बलात्कार किया था पाकिस्तानी सेना ने, और इसी गांव में 164 गांव वालों की हत्या कर दी थी। 57 महिलाओं का बलात्कार किया था पाकिस्तानी सेना ने। आज भी बलात्कार की शिकार कुछ एक महिलाएं जिंदा हैं, गवाह हैं। जिस कौम के पास, जिस देश के पास उनकी माताओं के साथ बलात्कार की गवाही जिंदा हो, वो उन्हीं पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे हैं। सुहागपुर नरसंहार खोजिएगा दर्शकों। जी गहलोत जी। मैं बार बार जो एक बात पर जोर दे रहा हूं अवनीश जी, वो बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ज़ॉम्बीज जब होते हैं तो उनको ना अपनी माएं दिखती हैं, ना अपनी बहनें दिखती हैं। वो पूरे अत्याचार ये केवल और केवल जिहाद के नाम पर उसी पाकिस्तान के साथ। और तस्लीमा नसरीन ने तो लिखा है ना, 1 करोड़ लोगों को भारत ने पाला, बांग्लादेशियों को 10 लाख मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया, एक पूरा देश बना कर दिया। उसके बाद भी बांग्लादेश को पालता और पोसता रहा। आज वो भारत तुम्हारा दुश्मन है और पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है। बांग्लादेश तुम पर लानत है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये तस्लीमा नसरीन के शब्द हैं। और इस शब्द में वो सच्चाई है जो बार बार बताती है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर ये जो पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज पैदा किए जा रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं। ये आपको आपकी जड़ों से किस तरह काटता है कि आप अपने परिवार की नानियों, दादियों, मौसियों, चाचियों के साथ हुए बलात्कार तक को भूल जाते हैं और आप जाकर उन्हीं बलात्कारियों की गोद में बैठने को तैयार रहते हैं। अब अवनीश जी, हमें इस बात पर अंतिम थोड़ा अब हम लोग अपनी चर्चा को चूंकि निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, और जैसा कि हम लोगों की आदत है कि हम लोग हमेशा समाधान की बात करते हैं प्रारब्ध के इस मंच पर, तो जो बात मैंने इशारों में कही थी कि विक्रम मिस्त्री जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अब उस पर, उसकी तरफ चर्चा को ले जाया जाए। आपने फिर एक तस्वीर दिखाई है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये तस्वीर, ये सारी तस्वीरें 1971 की हैं। ये सारी तस्वीरें 1971 की, और जो है बार बार जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं ना, ये स्मृतियों को ताजा करने का मेरा प्रयास है। कैसे भूल सकती है एक कौम जो 1971 में पैदा हुआ होगा, वो 52, 53, 54 साल में होगा, अपने घर का मुखिया होगा, उनके बच्चे सड़क पर निकल रहे हैं, वो खुद इस समय अपनी पकड़ी दाढ़ी के साथ मौलाना बने घूम रहे हैं, वो वकीलों के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी अम्मा के बलात्कारियों से अपना डीएनए मैच करा रहे हैं। मेरे मित्र शोएब चौधरी बांग्लादेश, उन्होंने ऑन स्क्रीन तो कहते कहते उन्होंने थोड़ा सा सफेद पोश शब्दों में उसको कहा, लेकिन मुझसे निजी बातचीत में उन्होंने कहा कि ये अपने डीएनए की पहचान कर चुके हैं और इनका खून बोल रहा है, इनका गंदा पाकिस्तानी आर्मी का दिया हुआ खून बोल रहा है। उन्होंने ये कहा। जी, अब हम चलते हैं समाधान की तरफ। और ये देखिए कि अभी आपने जो फोटो दिखाई थी, इसमें कहीं भी काली कनाते नजर नहीं आ रही हैं। एक गौर करने वाली बात यह भी है दर्शकों कि जब संस्कृति गायब होती है तो वही होता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये संस्कृति थी और आज जो काली कनाते लाद दी गई हैं, छोटे भाई का पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर जो अंधी भीड़ वहां कायम है, वो इसलिए कायम है क्योंकि उनमें पाकिस्तान का गंदा खून, बलात्कार का खून, और वो बलात्कार से पैदा हुए गंदे नस्ल वाले लोग हैं, और इसीलिए वो भूल चुके हैं कि क्या कुछ हुआ है इतिहास में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना तस्वीर, और आप बात कर रहे हैं ये सुहागपुर वाली भी तस्वीर देखिए, कहीं कोई काली कनात नहीं है। मैंने इसीलिए इसको जूम करके दिखाया। ये देखिए साहब, गहलोत जी जो कह रहे हैं, गहलोत जी बात वही है।
वो किताबी मजहब मूल में वही है। ये सुहागपुर की औरतें कहीं से आपको दिखाई दे रही हैं दर्शकों? 1971 की तस्वीर है, ये कोई मध्ययुग की तस्वीर नहीं। जी गहलोत जी। तो जो मैं समाधान की बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सोई हुई है। भारत सरकार बिल्कुल हर एक तरफ से ध्यान रख रही है और इंटरवेंशन का जो रास्ता है, देखिए हमें और आपको यहाँ बैठकर, या फिर वो सेक्टर 16 छाप, आपके शब्दों को उधार लूं तो सेक्टर 16 छाप जो गुलाल पोत के नाचने लगते हैं लोग, उसमें मेरा यकीन नहीं है, आपका भी यकीन नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इंटरवेंशन की बात आएगी तो उसके पहले रिपरकशंस भी सोचने पड़ेंगे और बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। क्या पता कि सरकार तैयारी कर रही हो। 9 दिसंबर को अगर विक्रम मिस्त्री जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई कि अभी तक वो नहीं गए थे और अब जा रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई कि ट्रंप के आने में अभी 1 महीने? जी, आप ये जितने समाधान की बातें कर रहे हैं ना, आप जो जो इशारे कर रहे हैं, देखिए हमारा नैतिक धर्म है, हम कोई ब्रेकिंग लेके और जबरिया जो है कि भारत सरकार ये करने जा रही है, वो हम नैतिक लोग हैं, हम मर्यादाओं में रहेंगे। बिल्कुल आप जिस तरफ संकेत कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा माना जाए कि ये तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि क्या हमारे सरकार को ये नहीं पता कि इस समय अगर हम अपने विदेश सचिव को भेज रहे हैं तो इसके अभी कांग्रेस ही चिल्लाना शुरू करेगी साहब। उसका डीएनए भी गजब है भाई, उसका डीएनए तो अभी निकल आया, राहुल गांधी का डीएनए कल ही निकल गया है। सवाल ये है, चिल्लाना शुरू हो चुका है बाय द वे। सवाल ये है, आप देखिए एक चीज, कुछ चीजों के सूत्र मिलते हैं। राहुल गांधी का डीएनए परीक्षण जब भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर रही है तो निशिकांत दुबे सड़क के आदमी नहीं है, निर्वाचित सांसद है, सदन में कह रहे हैं, सदन में हर चीज रिकॉर्ड होती है। उसके बाद सुधांशु सदन में कह रहे हैं, सदन में हर चीज रिकॉर्ड होती है। उसके बाद संबित पात्रा सदन में कह रहे हैं डीएनए बांच रहे हैं राहुल गांधी का, सोरोस के साथ वाला। और सिर्फ सदन में ही नहीं बल्कि एज ए पार्टी बीजेपी ने ऑफिशियल स्टैंड लिया डीएनए बांच। इसी के साथ अब बांग्लादेश पे वापस आता हूं। शुभेंदु अधिकारी क्या कोई सड़क के आदमी है? मैं जब सड़क के आदमी कर रहा हूं तो हम भी सड़क के आदमी है। मैं ये कह रहा हूं कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार चेहरा है ना, उन्होंने कहा कि कम से कम जनवरी तक के लिए ट्रेड बंद करिए बांग्लादेश के साथ, ये औकात में आ जाएंगे। ये क्यों बोलते हैं दर्शकों? आपने देखा होगा हम लोग कांग्रेस के बारे में क्या क्या, अभी राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन 1971 में हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, जब बुराई करने पे आएंगे उनका विरोध करेंगे 50 चीजों पर उनसे। बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों को तो यह भी लगता होगा कि 1971 में जब बांटा तो फिर अपने में मिला क्यों नहीं लिया। यह भी एक अलग विषय है भाई, नेहरू ने भी उधर किया था कश्मीर में, तो इस पर हमारा उनसे विरोध हो सकता है, लेकिन हमने अगर जन्माया है तुम्हें तो हम तुम्हारा वजूद भी खत्म कर सकते हैं। और सुन लो, डीएनए तुम्हारा हमसे मिलता है 1947 में, इसलिए पाकिस्तान जाने की सोचना भी मत। अगर कहीं गए ना, अगर तुम बांग्लादेश नहीं रहोगे तो तुम हमारे हो, माल हमारा हो बेटा, हमारे पास आना पड़ेगा। बेटा कहने का हमारे पास नैतिक वजह है, हमसे छोटे हो बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप से, मैं मुझसे छोटे हो, गहलोत जी से कुछ एक साल बड़े हो गए। अब ऐसे में सांकेतिक रूप से एक दिन की ट्रेड बीनापोल बॉर्डर बांग्लादेश में रोकी गई, ये क्या संकेत नहीं है? इस संकेत के मतलब, और ये किसी ट्रक वाले ने रोक दिया नहीं। मैं जब सुधांशु जी से लेके और संबित पात्रा का गिना रहा हूं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बिना परमिशन के हो रहा है? हाउस में इस तरीके से राहुल गांधी का डीएनए बांचा जा रहा है? नहीं। शुभेंदु अधिकारी क्या ऐसे बोल बैठे? नहीं। विदेश सचिव क्या ऐसे ही जा रहे हैं मछली खाने, माछ भात? नहीं। एक दिन की सांकेतिक ट्रेड रोकी गई, क्यों? ऐसे नहीं। T20 मैच नहीं होता, इसलिए निश्चित तौर पर हमें अपने सरकार पर भरोसा। और इसी के साथ अंतिम लाइन गहलोत जी मैं कहूंगा, इस देश का इतिहास खोज लीजिएगा दर्शकों,
पहला प्रधानमंत्री जिसने हिम्मत की, मैं नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस कर रहा हूं, कि लाल किले की प्राचीर से बीती 15 अगस्त को बांग्लादेश के हिंदुओं की प्रताड़ना पर हिंदू शब्द का उच्चारण किया, चिंता जाहिर की। इससे पहले इस देश के संसाधनों पर किसका हक था? इसलिए हमें अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और अब वक्त निश्चित रूप से आ गया है कि हमारे सामने जन्मे इस कपूत को इसकी औकात दिखाई है। मर जाओगे मियां, माछ भात भी नहीं मिलेगा, कपड़ा पहनने को नहीं मिलेगा, पत्ता लपेट के घूमने पर मजबूर हो जाओगे, और 3 बीघे गलियारे की और चिकन नेक की तो फिर पूछो ही मत। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बांग्लादेश नहीं रहोगे तो तुम भारत का एक स्टेट रहोगे। ये औकात याद रखना। दर्शकों, आज शाम को 6 बजे इसी प्रारंभ पर बांग्लादेश के ब्लिट्स वीकली के एडिटर शोएब चौधरी के साथ एक और एंगल से बांग्लादेश पे ही करेंगे बात। कांग्रेस पे भी कुछ बात होगी, जरूर देखिएगा। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सुबह समय दिया। और दर्शकों, हम लोग जो थोड़ा सा खो खो खा खा कर रहे थे, ये थोड़ा बुरा तो लगता है देखने में, लेकिन हम आपके परिवार के हिस्से हैं। माफ कीजिए साहब, माफ कीजिएगा। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।